सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय के 2021 के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। दोस्तों, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हर एक विषय के मास्टर क्लास की लिंक, हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक, हर एक विषय के रजत सीरीज और पवन सीरीज की वीडियोस की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। आप सारे वीडियोस को देखिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम 2021 के पेपर को हल करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? आपको पता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये सब एक एक नंबर के होते हैं। तो हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर समुद्रगुप्त के? दोस्तों, राइट आंसर है समुद्रगुप्त के। ये किसके दरबारी कवि थे हरिशेन? ये समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिका किसकी रचना है? यानी कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी को पता है मेगास्थनीज ने लिखी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट अदर एग्जाम भी हो, जहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के कि जो रचनाएं हैं वो किन किन कवियों ने की है, और खासकर ऐसे कवि जो किसी सम्राट के समय में भारत में आए थे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेगास्थनीज लिखा, ह्वेन-सांग, फाहियान, ये सब किसी ना किसी शासक के शासनकाल में भारत में आए थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, कालिंजर में, कौशाम्बी में या खजुराहो में? तो दोस्तों, राइट आंसर है खजुराहो में। ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं चेक, हुंडी, बांड या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय स्थिति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्योंकि बेरोजगारी हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे कृषि की दयनीय स्थिति हो, ये सब हमारे देश के समक्ष बहुत बहुत ही बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना है। खासकर बेरोजगारी की बात अगर हम यहाँ पर अब करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो संविधान की किस धारा में बताया गया है? धारा 43, धारा 343, धारा 340, धारा 349 या धारा 350? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, धारा 343। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? तो आपको पता है कि जो शिक्षा है इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, इसीलिए ये समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्योंकि उपभोक्ता जागरूकता के लिए हमारे पास सूचनाएं होनी चाहिए और किसी भी ब्रांड के किसी सामान को खरीदते समय में ये चीज ध्यान रखनी है कि वो हमारे लिए कितना हेल्दी है, कितनी चीजें उसमें मिली हुई हैं, ये सब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी होना चाहिए और इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी दिया, चेरापूंजी, मानसरोवर, मेघालय या फिर केरल? तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है ऑप्शन आ है चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, हरिकेन, बिली, विली, टाइफून आदि किसके प्रकार हैं? प्रति चक्रवात के, तूफान के, चक्रवात के या फिर ठंडी धारा के? तो ये सब दोस्तों प्रकार हैं चक्रवात के। ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर द में 8 मिनट 3 सेकंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण की लोमड़ी उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण नहीं बल्कि दक्कन की लोमड़ी रहेगा। दक्कन की लोमड़ी उपनाम से किसे जाना जाता है?
दोस्तों दक्कन की लोमड़ी उपनाम से हम जानते हैं अमीर अली वरीद को। किसको? अमीर अली वरीद को। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए तो याद रखिएगा इस तरीके से कि जो दक्कन की लोमड़ी है, लोमड़ी उपनाम से हम किसको जानते हैं? तो अमीर अली वरीद को जानते हैं। अली वरीद जो ये जो शासक थे अमीर अली वरीद, यह बहमनी राज्य की एक शाखा बीदर के वरीद शाही वंश के तीसरे सुल्तान थे। ठीक है। वह कासिम वरीद का पौत्र भी कह सकते हैं इनको। ये कासिम वरीद के पौत्र थे और इन्होंने क्या किया था? 1492 में वरीद शाही वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछता है इसके बारे में कि दक्कन की लोमड़ी उपनाम से हम किसे जानते हैं, उनका परिचय दीजिए, तो आप क्या बताओगे? अमीर अली वरीद, जिसे दक्कन की लोमड़ी भी हम कहते हैं। अली वरीद बहमनी राज्य की एक शाखा बीदर के वरीद शाही वंश का तीसरा सुल्तान था। वह कासिम वरीद का पौत्र था जिसने 1492 में वरीद शाही वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तराइन का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का युद्ध यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही दिया हुआ है ऑप्शन आ और सा में, लेकिन हम पहले युद्ध को ही प्राथमिकता देंगे क्योंकि यहाँ पर शुरुआत तो पहले से ही होती है। तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं है प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध, तो जो पहला है हम उसी को सही मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सा को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ह्वेनसांग कौन था एवं उसका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए ह्वेनसांग, यहाँ पर देखिए ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यह 15 सालों तक यहाँ पर रहा था और इसका जन्म 602 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि इसका जन्म कब हुआ था और यह कौन था? तो यह एक चीनी, यानी कि यह चीन से आया था और यह किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यह गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए तो गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोतों में ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा। सबसे पहले यहाँ पर हम सूर्य ग्रहण को समझेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण के लिए दोस्तों आपको सिंपल से समझना है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये सूर्य हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ है और ये हमारा सूर्य है। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर पहले हम सूर्य ग्रहण देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बीच में चंद्रमा आ गया। जैसे ही बीच में, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो देखिए जैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है यानी कि मून आ जाता है, तो क्या होता है कि अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है? चंद्रमा पे, और चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ रही है? पृथ्वी पर पड़ रही है। तो जहां जहां छाया पड़ेगी पृथ्वी पर, वहां वहां क्या होगा? सूरज दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी से चूंकि सूरज नहीं दिख रहा है इसीलिए हम क्या कहेंगे कि सूर्य ग्रहण हो गया है। अब देखिए चंद्र ग्रहण क्या होगा? चंद्र ग्रहण में क्या होगा? जब सूर्य तो अपनी जगह पर ही रहेगा, बस क्या होगा? पृथ्वी और चंद्रमा अपनी अपनी जगह बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच में पृथ्वी आ गई और यहाँ पे चंद्रमा आ गया। अब सेम वही चीज फिर यहाँ पर भी, और चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है? जब पृथ्वी पर सूर्य की किरण पड़ रही है तो पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। अब जहां जहां पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, वहां वहां पृथ्वी पर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सूर्य ग्रहण भी देख लिया, चंद्र ग्रहण भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भूकंपी तरंगों को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता था? दोस्तों तो ये कहलाता है रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों तो आप सभी को पता है कि ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकलता है? लावा निकलता है, चट्टानें और बहुत सी गैसें निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है।
नागरिक बनने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे कम से कम पहले 7 साल के लिए भारत में रहना होगा, तभी वह भारतीय नागरिकता ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रेशम का नियम लिखिए। यहाँ पर ग्रेशम होगा दोस्तों, यहाँ पर ग्रेशम सही कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? ग्रेशम होगा, ठीक है। ग्रेशम का नियम, तो ग्रेशम का नियम बुरा सिक्का जो होता है वह अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का बुरे सिक्के को चलन से बाहर नहीं करता है। यही है ग्रेशम का नियम। तो दोस्तों देखिए, उपभोक्ता जागरूकता यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं, और यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। देखिए, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है, इसको हमें जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तब ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता का शोषण होता है। उसे कानूनों की पर्याप्त जानकारी नहीं है और न ही उसके पास समय जिसका पूरा लाभ विक्रेतागण उठाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान होगा तो इस हानि से वह बच सकते हैं। जैसे कि देखिए, सुरक्षित सामग्री का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित सामग्री ही खरीदे। इसमें कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें उपयोग करने पर खतरे की संभावना होती है, जैसे कि विद्युत के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। इसे लेने से पूर्व सुरक्षा की जांच का पता कर लेना चाहिए। फिर है उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार। तो देखिए, अच्छे किस्म व गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार उपभोक्ता को स्वयं पता है। उसे यह हमेशा ध्यान रहे कि अच्छे किस्म की वस्तु ही खरीदनी चाहिए। यदि वह वस्तु खराब हो जाए तो उसे लौटाने का भी उसे अधिकार होता है। फिर देखिए, अपनी शिकायतों पर सुनवाई का भी अधिकार होता है उपभोक्ता को। उपभोक्ता कौन होता है? हम ही आप तो हैं जो सामानों को खरीद रहे हैं बाजारों में जा करके, और उन्हें क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। उन सामानों को खरीद करके उनको हम, अगर कोई खाने पीने के सामान को खा पी के खर्च करेंगे, पहनने का सामान उसको पहनेंगे हम। तो उपभोक्ता उत्पादन या विक्रय के संबंध में अपनी शिकायत कर सकता है। उसके पश्चात वाद की सुनवाई कराने का भी अधिकार उसे होता है। उपभोक्ता के हितों पर विचार करके ही उसे वस्तु दी जाए। फिर है वस्तु की उत्पाद प्राप्त करने के बारे में जानकारी का अधिकार। किसी भी उत्पाद के बारे में यदि पूरी जानकारी उपभोक्ता ज्ञात करना चाहे तो उसे अधिकार प्राप्त है कि वह उसका उत्पादन जिस भी विधि से हुआ है उसे पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो इतना ही अगर आप 4 पॉइंट ही लिख दोगे तो बहुत है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कोई ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको इतने लाइन में लिखने की जरूरत पड़े। दोस्तों, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो मिट्टी का एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर जाना ही क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। सिंपल सा, बस एक लाइन में खाली आपको लिखना है कि जो मृदा अपरदन होता है वो क्या होता है? मिट्टी का एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे वो बाढ़ के माध्यम से हो, चाहे वह किसी अन्य माध्यम से हो, हवा के माध्यम से हो, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर बताइए। तो लघु उद्योग का मतलब क्या होता है? उद्योग छोटे पैमाने पर होता है जो मध्यम स्तर के लोग भी कर सकते हैं, यानी कि मिडिल क्लास के लोग भी इसको क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में निर्माण किया जाता है। दोनों में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यह जो लघु उद्योग होता है ये छोटे पैमाने पर होता है और इसे मिडिल क्लास के लोग आसानी से कर सकते हैं। और जो कुटीर उद्योग होता है यह कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में इसका निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन 28 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, या चाणक्य भी इनको हम कहते हैं। क्वेश्चन 29 है, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है? तो 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट में पूरा करती है। सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर अर्थ दिख रहा है बहुराष्ट्र यानी कि बहुत से नेशन, बहुत से राष्ट्र, बहुत से देश। तो ऐसी कंपनियां जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में भी अपनी वस्तुएं या सेवाओं को उत्पन्न करती हैं या अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। दोस्तों, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलिए देखते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति,
तो सन 1948 से लेकर के 1980 तक विभिन्न औद्योगिक नीतियों के फलस्वरूप देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण हुआ। इसके और अधिक आर्थिक विकास के लिए 1985 और 1986 में औद्योगिक नीति में अन्य कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिससे उद्योगों और उद्यमियों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और बल मिल सके और विदेशी पूंजी निवेश एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा सके। विश्व बाजार में निरंतर हो रहे परिवर्तन और आंतरिक आर्थिक स्थिति ने इन नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया था। फलतः नवीन औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 24 जुलाई 1991 को की गई थी, जिसके निर्वतमान औद्योगिक नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? देखिए, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से था, नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य मूलतः पुरानी औद्योगिक नीतियों से प्राप्त सफलता के आधार पर ऐसी सम्यक नीति तैयार करना है जिसमें निवर्तमान नीति या दोषों के बजाय उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो, रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो तथा राष्ट्रीय उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक पाने की क्षमता हो। इनमें सभी क्षेत्रों और आकारों के उद्योगों को संपूर्ण विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्यतः वातावरण का संरक्षण और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए ही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुद्रास्फीति से क्या आशय है, स्पष्ट करिए। तो इसका अर्थ और इसकी परिभाषा हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी शब्द इन्फ्लेशन का अर्थ होता है फैलाव अथवा प्रसार। इस शब्द के अर्थ से ही विदित होता है कि इसका संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रायः वस्तु के मूल्य एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है, ये अर्थ उस दशा से है जब उत्पत्ति की मात्रा की तुलना में मुद्रा का विस्तार अधिक हो जाता है, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। हम यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई मुद्रास्फीति की परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले देखिए, क्राउथर की क्या परिभाषा है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। व्याख्या, क्राउथर उस स्थिति को मुद्रास्फीति मानते हैं जिसमें महंगाई बढ़ जाती है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि मूल्य में वृद्धि होने की प्रत्येक दशा मुद्रा प्रसार ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यह संस्फीति या मुद्रा संकुचन के सुधार की स्थिति भी हो सकती है। दूसरा है, वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होना ही मुद्रा प्रसार का एकमात्र कारण नहीं है, वरन अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक अशांति आदि। पीगू के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। पीगू के इस कथन का अर्थ यह है कि समाज में उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जब समाज में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा हो और जनता की मौद्रिक आय तेजी से बढ़ रही हो। इस स्थिति में जनता के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है, अतः वस्तुओं का मूल्य बढ़ना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार पीगू के मतानुसार मूल्य में वृद्धि होना मुद्रा प्रसार का आवश्यक लक्षण है। सिंपल सी चीज यहाँ पर समझिए आप, इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है यहाँ पर। इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है कि जब हमारे बीच में कोई भी, हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो दोस्तों महंगाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आज के समय में जो मजदूर मजदूरी ले रहे हैं या जो मिस्त्री मजदूरी ले रहा है वो कहीं ना कहीं पिछले टाइम से ज्यादा ले रहा है। तो क्यों ले रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है, जो सामान हम बाजार में खरीदने जाते हैं उनका मूल्य बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारी मजदूरी भी बढ़ रही है। ठीक है, मजदूरी भी बढ़ रही है या फिर हमें अधिक मेहनताना मिल रहा है ताकि हम जो सामान है बाजारों में उनको हम खरीद सके। लेकिन हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में उसी स्थिति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस प्रकार है? आर्थिक सुधार संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कृति की सुरक्षा अथवा विकास संबंधी तत्व, न्याय एवं सुधार, शासन सुधार संबंधी तत्व और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा कुछ नीति निर्देशक तत्व और भी जोड़े गए हैं जो इस प्रकार है। निर्धनों को निःशुल्क सहायता मिले, बच्चों की स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो, उद्योगों के प्रबंध आदि में श्रमिकों के सुझावों को महत्व दिया जाए
और प्रबंध में उनकी भागीदारी भी हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों को उदाहरण द्वारा बताइए। तो महासागरीय धाराओं का वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा। तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जल धारा है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह धारा आगे चलकर पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जिसे हम उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। फिर है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर धारा एक ठंडी जल धारा है जो बैफिन की खाड़ी तथा डेविस जल डमरू मध्य उत्तरी ध्रुव सागर से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। फिर है क्यूरोशिया की धारा। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो देखिए क्यूरोशिया की धारा प्रशांत महासागर में जब उत्तरी विश्वदीय धारा फिलीपाइंस के पास दाहिने मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्यूरोशिया धारा की उत्पत्ति होती है, जो कि एक गर्म जल धारा है। यह धारा जापान तट के पास पछुआ पवन के प्रवाह के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह धारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा के समान ही होती है। फिर है लास्ट में क्यूराइल की धारा। यह एक ठंडी जल धारा है जिसके द्वारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा से की जा सकती है। जब वह क्यूरोशिया की गर्म जल धारा से मिलती है तो वहां पर कोहरा पड़ता है, जो कि सागरीय यातायात के लिए क्षतिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को समझाइए। तो अपरदन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो मिट्टी होती है, या पर अगर हम केवल मृदा अपरदन की बात करें तो वह मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो यह अनाच्छादन प्रक्रम की वह प्रक्रिया जिसमें अपरदन के कारकों जैसे कि पवन यानी कि हवा, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, धाराएं द्वारा अपक्षयित पदार्थ का मलबा स्थानांतरित होता है। दूसरे शब्दों में अपक्षय द्वारा विखंडित वियोजित चट्टानें बहते हुए जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, पवन आदि द्वारा एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर जमा की जाती हैं। इसी क्रिया को हम अपरदन कहते हैं। तो अपरदन के प्रमुख कारकों द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियां निम्न प्रकार से हैं। तो प्रवाहित जल, नदियों के रूप में बहता हुआ जल पृथ्वी के धरातल पर अनेकों प्रकार के स्थलों को बनाने वाली प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अपरदन द्वारा निरंतर अपनी घाटी तली को काट कर उसे गहरा कर देती है तो इससे अंग्रेजी के अक्षर V के आकार की घाटी का निर्माण होता है। फिर है भूमिगत जल। चट्टानों के छिद्रों द्वारा दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भू पृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव चूना क्षेत्रों यानी कि क्रास्ट प्रदेशों में होता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिस कर चट्टानों के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। फिर है हिमानी। बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। ऊंची पर्वत श्रेणियों व ध्रुवों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यह ऊंची पर्वत श्रेणियों और ध्रुवों पर पाई जाती है। लगातार बर्फ जमने से पड़ने वाले दबाव और गुरुत्व बल के कारण हिम के पिघलने से पुनः जमने से बर्फ गतिशील हो जाता है, लेकिन प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद का प्रवाह अत्यंत धीमा होता है। इसके द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ इसके तल में इसके साथ घसीटे जाते हैं, जो घाटी के किनारों पर घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमानी यू और वी आकार वाली घाटियों का निर्माण करती है, जिसे हम हिमोड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा अपरदन से बनने वाली कौन कौन सी आकृतियां होती हैं ये भी आपने देख लिया। वी आकार, यू आकार किस तरीके से बनते हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, सौर मंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। देखिए, दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। दोनों आंसर ये देखिए, तीनों के तीनों जो यहाँ पर आप देख सकते हो 3-3 साल में पूछे गए क्वेश्चन है, ये तीनों का आंसर एक ही है। ठीक है, तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। पृथ्वी पर दिन और रात का क्रम निम्न प्रकार से चलता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं पड़ता है वहां पर रात होती है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24 घंटों में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है।
यही हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो सौर मंडल यानी कि सूरज का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ये सब सौर मंडल के कारण ही होता है। तो ये सब भी क्या है, इसके प्रभाव ही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, रजिया सुल्तान के बारे में बताइए। दोस्तों, रजिया सुल्तान राज्य के उलेमाओं तथा सरदारों के विरोध प्रकट करने पर इल्तुतमिश की पुत्री गद्दी पर नहीं बैठ सकी, बल्कि उनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। शासन का कार्य उनकी मां खुदा बंदे जहां शाह तुर्कान ने अपने हाथों में ले लिया, लेकिन 8 माह में ही जनता में वह अलोकप्रिय हो गया। उसका लाभ उठाकर 1236 में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया ने केवल 3 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। उसके शासन के दौरान उसके तथा प्रांतों के सरदारों और 40 तुर्क सरदारों के दल के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। ये दल किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार ही नहीं थे। सरदारों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रजिया ने औरतों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह शिकार पर भी जाती थी और युद्ध के समय सेना का भी नेतृत्व करती थी। तो यह 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक के धर्म प्रचार के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इसने अपनी पुत्र और पुत्री को भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए। ये तो आपको पता ही है। तो अशोक के धर्म की विशेषताओं को यहाँ पर समझाइए, या फिर अशोक के धर्म के प्रचार के संबंध में अपने इनके विचार लिखिए। तो यहाँ पर ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता ही है, इसी जन का पेपर ही सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए, अशोक के धम्म के आदर्शों एवं सिद्धांतों की विवेचना करने पर अशोक के धम्म यानी कि धर्म को पाली भाषा में हम धम्म कहते हैं, में निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। पहला है सार्वभौमिकता। अशोक के धर्म को सार्वभौम कहा जा सकता है क्योंकि इस धर्म में उन उपदेशों का समावेश है जो सभी धर्मों में समान रूप से मान्य है। इस धर्म में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर है सहिष्णुता। तो सार्वभौम होने के कारण इसमें सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान था। यह धर्म वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता है, यानी कि पूरी पृथ्वी क्या है, हमारा घर है। फिर है तत्वों पर बल। अशोक के धर्म में सभी धर्मों के साथ अथवा मूल तत्वों पर बल दिया गया था, न कि बाह्य आडंबरों पर। यह धर्म दार्शनिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिक कर्तव्यों तथा आचरणों पर बल देता था। फिर है नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता। अशोक के धर्म में नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता थी। यह धर्म शुद्ध नैतिक धर्म था और इसका सीधा संबंध मनुष्यों के आचरण तथा कर्मों से था। इस धर्म में आचरण की एक नियमावली थी जिसके अनुसार ही व्यवहार करना होता था। फिर है देखिए 5वां अहिंसा। अशोक का धर्म अहिंसात्मक था जिसमें न केवल मनुष्यों अथवा पशुओं की भी हत्या करना वर्जित था। इस धर्म में समस्त प्राणियों पर दया दिखाने का अनुरोध किया गया था। फिर है अन्य धर्मों का सम्मान। तो अशोक के धर्म में इस धर्म की छूट थी कि लोग इस धर्म को स्वीकार करते हुए भी अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग अपने धर्म में विश्वास रख सकते हैं। फिर है धम्म महापात्र। अशोक ने प्रज्ञा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया, जिनका कार्य गांव-गांव जाकर नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार करने की चीजें बताना या बातें बताना। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, उदारीकरण के विषय में स्पष्ट कीजिए। तो व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को घटाकर उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसका अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, पवनों के प्रकार बताइए, या पवन कितने प्रकार के होते हैं। 2020 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा, चलिए देखते हैं। तो पवन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए अस्थाई अथवा प्रचलित अथवा भूमंडलीय पवने भी इनको हम कहते हैं। तो ये पवने महाद्वीपों तथा महासागरों के बृहद क्षेत्र पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवने होती हैं। इन्हें प्रचलित पवने, स्थायी पवने, सनातनी पवने, नियतवाही पवने, ग्रहीय या भूमंडलीय पवने भी हम कहते हैं। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है। इनमें प्रमुख है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत अस्थायी पवन के अंतर्गत सबसे पहले आता है व्यापारिक पवन। तो अयनवर्ती या उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर
दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन को हम व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहते हैं। पछुआ पवन क्या होती है, देखिए इसी के अंतर्गत, स्थायी पवन के अंतर्गत ही ये उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी हवा है। पश्चिम दिशा में बहने के कारण इन्हें हम पछुआ पवने भी कहते हैं। फिर है ध्रुवीय पवने। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब वर्ष भर बना रहता है। इसी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये पवने चलती हैं, इन्हें हम ध्रुवीय पवने कहते हैं। ये स्थायी पवनों के अंतर्गत आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने। तो मौसम अथवा समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है उन्हें सामयिक या मौसमी या अस्थायी पवने कहते हैं। पवनों के इस वर्ग में मानसूनी पवन, स्थल समीर व सागर समीर को सम्मिलित किया जाता है। फिर है स्थानीय पवन। यह पवनें स्थानीय तापक्रम और वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं। ये छोटे क्षेत्रों को ही प्रभावित करती हैं और क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। ये गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल, रेत युक्त आदि अनेक प्रकार की होती हैं। विश्व की कुछ स्थानीय पवनें हैं चिनूक, फॉन, सिरोक्को, हरमट्टन, बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड आदि, ये सब स्थानीय पवने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने ये पूरा पेपर खत्म कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के पवन सीरीज की वीडियोस, रतन सीरीज की वीडियोस हर एक विषय की मिल जाएंगी। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। ऐप में आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं। वहां पर मास्टर क्लास के साथ सारे विषयों के नोट्स आपको मिलेंगे। तो ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।